आज हम मिलवा रहे हैं फ्रांस के यूट्यूबर से, यानी भारत के निवासी, भारत में पढ़ाई लिखाई, उसके बाद गए फ्रांस और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने शुरू कर दिया, अपना चैनल बनाया और वीडियो स्टार्ट कर दिया। यानी कोई ना कोई रास्ता तो खोजना था। इन्होंने आत्मनिर्भरता का एक रास्ता खोजा और वह था यूट्यूब चैनल। फ्रांस में शिक्षा कैसी है, चिकित्सा कैसा है, मानव अधिकार कैसा है और परिवहन से लेकर के अन्य अन्य मामलों पर हम बातचीत करेंगे। शुभ नाम आपका? जी मेरा शुभ नाम रविशंकर पांडे है। हाँ, रविशंकर, कब गए आप फ्रांस में? जी फ्रांस में गया जून 2017, तो इस जून आने वाले जून में ठीक 5 साल होने वाला है। 5 साल होने वाले हैं। पहली बार फॉरेन जाना हुआ और वो भी फ्रांस? नहीं, मैं उससे पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया गया? जी। अच्छा। और उसके बाद? सिडनी और फ्रांस में एक तरह से जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। सिडनी नई सिटी है, नया शहर है, हाँ। पूरी जगह चौध है। और फ्रांस, वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है सिडनी का। और अच्छा। फ्रांस एक बहुत ही पुराना और जिसकी विरासत बहुत पुरानी रही है। इमारतें वहाँ पे बहुत पुरानी हैं, आर्किटेक्चर हैं और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत मिक्स है। जैसे सिडनी में मुझे ज़्यादातर गोरे लोग दिखे, अंग्रेज, वो वैसे भी वो ब्रिटिश कॉलोनी रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग गोरे दिखे। इसके विपरीत जब मैं फ्रांस पहुँचा तो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग लगा, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका से बहुत आई हुई है, क्योंकि फ्रांस ये कॉलोनी रही है अफ्रीका ज़्यादातर देशों से। और वहाँ का जो थोड़ा पुराना लगा शहर, जगह जगह मुझे वहाँ कैसे लोग दिखे? हाँ, यहाँ तो गोरे दिखे, वहाँ कैसे दिखे? वहाँ मिक्स थे, काले थे बहुत लोग। अच्छा, काले थे। क्योंकि अफ्रीका के आए हुए लोग थे। और भाषा क्या चलती थी वहाँ? वहाँ पूरी फ्रेंच है। पूरी तो शुरू फ्रेंच, मतलब अंग्रेजी भी कम है? बहुत ही कम है। शुरू के 6 महीने में तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ छोड़ के। अच्छा। क्योंकि मैं कहीं भी जाता, किसी रेस्टोरेंट में जाता, कहीं स्टेशन पे जाता टिकट लेने के लिए, टिकट मांगने के लिए, उनको इंग्लिश नहीं आती। कई बार इंग्लिश के डॉक्टर नहीं मिलते, सब फ्रेंच बोलते। डॉक्टर्स भी ज़्यादातर वहाँ पे फ्रेंच ही बोलते हैं हर जगह। क्या है, जैसे उनको अपनी मातृभाषा के प्रति विशेष अनुराग है, गर्व है, यही चाहते हैं, अथवा फिर अंग्रेजी और ये सीखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ऐसा लगता है उनका ये सिस्टम ही है। मैं लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं ऐसे चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ सारे सिस्टम, उनका जो फॉर्म भरना है, वहाँ जो इंटरनेट है, वहाँ जो स्कूल में चीज़ें होती हैं, हर चीज़ फ्रेंच में है। तो उनको कभी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और लेकिन अब नए लोग जो हैं वो सीखने के लिए हैं, क्योंकि उनको बाहर जाना है, फिर जैसे ओलंपिक्स होगा, तो अब नए जो बच्चे हैं उनको है कि नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे विदेशों में जाना है, मुझे वह ग्लोबल रहना चाहिए, चाहिए सार्वभौमिक रूप से। लेकिन अभी भी उतना नहीं। जैसे अपने देश में तो ये है कि नहीं, बच्चे को नर्सरी स्कूल से ही शुरू कर देते हैं इंग्लिश। चलिए, आप फ्रांस पहुंच गए, यहाँ से आप गए होंगे दिल्ली, और दिल्ली से फिर आपकी फ्लाइट? दिल्ली में मैं जॉब ही करता था पहले, तो दिल्ली से फिर मैं फ्रांस पहुंचा। अच्छा, फ्रांस किस एयरपोर्ट पर आप पहुंचे? फ्रांस में पेरिस का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जनरल शार्ल द गॉल एयरपोर्ट। अच्छा, क्या अंतर दिखा, जैसे आप दिल्ली के एयरपोर्ट और वहाँ के एयरपोर्ट पे क्या लगा? देखिए, बेसिक अंतर क्या लगा? एकदम से सन्नाटा था वहाँ के एयरपोर्ट पे। अच्छा। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। जैसे एयरपोर्ट के बाहर में निकला, आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी, आपको कुछ खाने पीने का नहीं मिलेगा। 1-2 वेंडिंग मशीन्स दिखेंगी जहाँ से आप जूस या ऐसी चीज़ें लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप बाहर निकलेंगे तो अराइवल के पास आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मैकडी भी है। अच्छा, बाहर भीतर दुकानें थी? नहीं, एयरपोर्ट के भीतर? न भीतर न बाहर। एक्चुअली मैं पहुंचा था 7 बजे। अच्छा। और 7 बजे का मतलब वहाँ पे एक्चुअली फ्रांस का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ऐसा है कि रिलैक्स है, वो ओवर टाइम नहीं करते। तो इनका मतलब कि 6 बजे की बंद करें। इनफैक्ट ड्यूटी फ्री जो दुकानें थी वो भी 6 बजे बंद हो चुकी थी। अच्छा। पूरा सन्नाटा था। मैं 7 बजे समयबद्ध। हाँ। और 7 बजे जब मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते इमिग्रेशन होते 9 बज गए थे, रास्ते में कैब से जाते टाइम। और उस 9 बजे मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि घड़ी में कि 9 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धूप है। और जून में गया हुआ था, आप सोचिए कि रात को 9 बजे वहाँ अभी भी धूप थी। हाँ। और 10-11 बजे तक वहाँ पे धूप ही थी अभी। तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे लिए यही था कि यहाँ पे रात को 10 बज रहे हैं और अभी भी उजाला है, धूप है। चलिए, अब परिवहन पर हम आते हैं जी। जैसे यहाँ पोपा, हरदम, हार्न और वो सब, वहाँ क्या स्थिति है? जैसे जाम लगना वहाँ और यहाँ में क्या अंतर दिखा? सबसे पहली बात तो हॉर्न तो बिल्कुल नहीं बजता वहाँ पे। नहीं बजता? कहीं भी कितना भी ट्रैफिक हो जाए, हॉर्न कभी तब बजेगा जब किसी ने रॉन्ग सिग्नल ले लिया। तो उसको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए और उसको ये जताने के लिए कि तुमने गलत टर्न लिया है या तुम गलत सिग्नल दे रहे हो, हल्का सा बजाते हैं। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, जो बसेज हैं, बसेज में 2 तरह के हॉर्न होते हैं। एक बर्ड
टन ऐसे घंटी की तरह आवाज़ आती है, वो ज़्यादातर वही हॉर्न बजाते हैं, वो भी तब क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर रोड्स पे बसेस जो हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड लेन है, उस पर बसेस चलती हैं। अगर उस पर कोई कार वाला आ गया तो उसको बस करने के लिए टन से बजाते हैं। वो बहुत स्लो साउंड है, तो साउंड हॉर्न का बिल्कुल ही नहीं होता है। इंजन की पूरी आवाज़ जो सुनाई देती है वो आती है। और अब मैं अगर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो खड़े होकर के भी लोग जाते हैं कि सब सीट बराबर ही जाते हैं? नहीं, मुझे 90% ओकेजन्स थे। मुझे महिलाओं का क्या है? महिलाओं के लिए जैसे यहाँ 3 सीटें आरक्षित नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, रखी नहीं, वहाँ पे कोई सीट का कोई नहीं। विकलांग लोगों के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। विकलांग, गर्भवती या इस तरह के लोगों के लिए है रिजर्वेशन, लेकिन अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से कोई महिलाओं के लिए नहीं है। और लोग सीट- खड़े हो जाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं होता नहीं है? नहीं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, मानवीय आधार है हाँ, वहाँ हाँ, भी। हाँ, छोड़ चलिए, हार नहीं बचता और लोग यातायात का पालन करते हैं। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक की गाड़ियों का प्रचलन अब बहुत देखने लगे हैं, अब दिखने बहुत। और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत इसको इनकरेज भी कर रही है, क्योंकि फ्रांस में बिजली की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास यूरेनियम प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। उनकी बिजली का जो मुख्य स्रोत है वो न्यूक्लियर प्लांट ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बिजली आती है वो न्यूक्लियर से आती है। उसके बाद फिर सोलर सिस्टम है, और तीसरे नंबर पे विंड एनर्जी है, जो हमें पवन चक्कियाँ दिखती हैं। अच्छा, तो साउथ ऑफ फ्रांस में जो बहुत पवन चक्कियों का प्रचलन है वहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। यह तो पोल्यूशन फ्री एक तरह से, हाँ, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पर्यावरण का काफी ध्यान दिया गया है। अब चलिए, पर्यावरण की बात आ गई है तो क्या वहाँ भी पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम, जामुन, यह सब कुछ दिखता है कभी की? पेड़ वहाँ बहुत दिखते हैं, लेकिन आपने जितने नाम लिए, नीम तो बिल्कुल नहीं दिखती, पीपल, पाकड़, इस तरह के बिल्कुल भी पेड़ नहीं दिखते। वहाँ पे जो पेड़ दिखते हैं वो एक तरह से जो मैपल ट्री हमें दिखता है, जो कनाडा में दिखता है, या वैसे उस तरह से दिखते हैं। छाया होती है उनसे खूब, लेकिन ये नहीं कि यहाँ की तरह से बहुत घना, ऐसे नहीं। वहाँ के ज़्यादातर शंकुआकार तरह के दिखते हैं पेड़। अच्छा, और वहाँ की जलवायु ठंडी भी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह के पेड़ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते होंगे। हम अब बात करते हैं चिकित्सा और शिक्षा। 2 बिंदु रह गए हैं। पढ़ाई कैसे होती है और पढ़ाई में फीस कैसे लिया जाता है, और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई कितनी है, इस पर हम बात करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में अगर देखा जाए, जैसे आपके बच्चे हैं और एक फ्रांस के किसी व्यक्ति के बच्चे हैं और किसी और देश का कोई है, तो क्या ऐसे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? फीस क्या लिया जाता है, कैसे, क्या सिस्टम है उसका? जी, सबसे पहली बात तो लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल हैं, अच्छा। सरकारी स्कूल हैं। और सभी लोग 90% लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही भेजते हैं, और पब्लिक एजुकेशन वहाँ पे फ्री है। अच्छा, एक भी पैसा नहीं लगता है। खाने का पैसा लगता है, कैंटीन होती है, आपके पास ऑप्शन है। या तो आप बच्चे को स्कूल में खाना खाने के लिए छोड़िए, या फिर आप खाने के टाइम पे जो लंच ब्रेक है उसमें आप बच्चे को घर ले आइए और घर पे खिलाइए। किसी भी हालत में आप बच्चे को लंच बॉक्स नहीं दे सकते। लंच बॉक्स नहीं दे हाँ, सकते? उनका ये मानना है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो खाने बच्चों में रूम- भेदभाव जैसी हाँ, स्थिति कोई होगी, ये बोले अच्छा कि ये करा। खाना लेकर आया नहीं। वो बोलते हैं कि सारे बच्चे एक ही तरह का खाना खाएंगे। और जो खाने का है इसमें ऐसा है कि पहले मैं टाइमिंग भी बता दूँ ये चीज़, कि वहाँ जो स्कूल की टाइमिंग है 8:30 बजे स्कूल शुरू होता है, 11:30 लंच ब्रेक होता है, फिर 1:30 बजे वापस शुरू होता है, और 4:30, तो 8:30 से लेकर 4:30 तक चलता है स्कूल। और 4 दिन चलता है, सोमवार, मंगलवार, अच्छा, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार छुट्टी रहती है। इस 4 दिन चलता है, 3 दिन छुट्टी रहती है? एक दिन, हाँ, मतलब शनिवार रविवार तो वैसे ही वहाँ पर हर वैसे चीज़ ही। के लिए छुट्टी है। अच्छा। हाँ, ये बात अलग ही है यहाँ से। इसके मूल में क्या है? मुझे बहुत ध्यान नहीं मुझे कि ऐसा क्यों उन्होंने किया हुआ है, बट बुधवार को ऐसा होता है कि बुधवार को सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। जैसे हर सिटी में अपना एक स्पोर्ट एकेडमी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ज़्यादातर ये बच्चे बुधवार को अब मुझे लग रहा है कि जैसे खेल के प्रति जी। और अपना एंजॉय करें, बच्चों पर बहुत बोझ न हो, जी, बिल्कुल। इसलिए ऐसा किया गया। हाँ हाँ हाँ। बच्चे कैसे जाते हैं? आप मोटरसाइकिल से जैसे छोड़ेंगे, हाँ। यहाँ लोग छोड़ते हैं, स्कूल के वैन होते हैं, बसें होती हैं, वहाँ क्या है? नहीं, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूछी, वो मुझे बहुत अलग लगा वहाँ से। वहाँ पे आपको एक भी स्कूल बस नहीं दिखेगी। अच्छा, तो आप देखिए कितने सारे वाहन कम हो जाएंगे रोड पे कि आपको एक भी स्कूल बस नहीं दिखेगी। होता ये है कि आपको जो स्कूल मिलेगा वो आपके घर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पे होगा। किसी भी हालत में आपके घर के आसपास एक स्कूल मिल ही जाएगा, और वो वहाँ की जो नगर पालिका है, जिसको वहाँ पे हम मेयरी बोलते हैं, वो मेयरी ऑफिस आपको एक स्कूल अलॉट कर देगी जो आपके घर के बहुत पास होगा। अच्छा, तो आप ज़्यादातर वॉक करा के ले जाते हैं। सुबह 8:30 बजे स्ट्रीट में, गली में और रोड पे आपको यही नज़ारा दिखेगा
सारे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं और वहीं से फिर अपने कार्यालय ऑफिस चले जाते हैं। तो सारे बच्चे, स्कूल बस तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, ज़्यादातर बच्चे वॉक करके जाते हैं। सीनियर सिटीजन, व्यवसायी और पॉलिटिशियन, यह लोग कैसे, इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी, यह लोग भी ऐसे ही चलते हैं बस उसमें? नहीं, देखिए जितने ज़्यादातर लोग हैं, चाहे बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, मेरे ऑफिस में जैसे मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, ये लोग गाड़ियाँ बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अच्छा। हमेशा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करेंगे, बस में जाएंगे, ट्राम में जाएंगे। गाड़ियाँ ये यूज़ करते हैं मोस्टली छुट्टियों पे जाने के लिए। अच्छा, साइकिल भी चलाते हैं लोग? साइकिल भी लोग चलाते खूब हैं चलाते और वॉक बहुत करते हैं। वॉक बहुत करते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर ऑफिस जाने के लिए वॉक करेंगे। और यहाँ मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग बहुत तेज़ वॉक करते हैं, बहुत तेज़। और इसके बाद साइकिल हो गया, और साइकिल के साथ साथ वहाँ पे जो स्कूटर होता है, वो मैनुअल स्कूटर, उसको भी लोग बहुत यूज़ करते हैं चलने के लिए। इंजीनियरिंग और चिकित्सीय सेवाओं में जाने के लिए जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, उसमें क्या है, फीस उस ऐसे ही है? अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये भी बात है, वहाँ पे एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। प्राइवेट कोचिंग जैसे यहाँ पे तो हर गली मोहल्ले पे आपको एक कोचिंग दिख जाएगा कि आईआईटी की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, या फिर किसी नौकरी के लिए कोचिंग। वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे कभी दिखा ही नहीं। अच्छा। प्राइवेट अगर कोई एजुकेशन के लिए मुझे दिखा तो जैसे लैंग्वेज के लिए दिख गया कि इंग्लिश सीखने के लिए या इस तरह की चीज़ें। प्राइवेट कोचिंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो लोग तैयारी करके जाना चाहते हैं, 12th तक पढ़ाई कर ली और उसके बाद तैयारी करना है, तो हर एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल है, जिसको जैसे इंटरमीडिएट स्कूल हो गया, जिसको लोग लीसे बोलते हैं। अपने देश में पौंडीचेरी में भी एक लीसे है, क्योंकि पौंडीचेरी कभी फ्रांस का होता। तो उसी लीसे में सरकारी व्यवस्था होती है तैयारी करने की। वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी और फील्ड में भी जाना है, लॉ में भी जाना है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करते हैं। और वो आवासीय व्यवस्था होती है ज़्यादातर, कहीं पे डे स्कॉलर भी होते हैं, दिन में बच्चे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके तैयारी करते हो, पूरी फ्री है, पूरी तरह से मुफ्त है, पैसा नहीं लगता उसमें। खाने का पैसा फिर से खाने का पैसा मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम जानना चाहें तो जैसे यहाँ है तो कि चिकित्सा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और राष्ट्र का, राज्य का दायित्व है देश का कि किसी भी व्यक्ति को दवा के अभाव में नहीं मरने दिया जाएगा, और राइट टू फूड, राइट टू मेडिसिन, यह इसका अधिकार है। वहाँ क्या स्थिति है? जैसे अगर बीमार, गंभीर बीमारी से ग्रसित है आदमी, पैसे नहीं है तो इलाज कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब सोशल सिक्योरिटी में देते हैं, जो अपने देश में शायद इम्प्लीमेंट हो कभी भविष्य में, और ये लगभग 25% है। इसमें आपका हेल्थ का भी सिस्टम है और आपके रिटायरमेंट का भी है। इसके अलावा और भी चीज़ें कुछ, हाँ, थोड़ी बहुत और भी चीज़ें, वेलफेयर की और भी हाँ, चीज़ें हाँ। लेकिन इसके बदले में आपको मिलता है ऑलमोस्ट फ्री हेल्थ सिस्टम। आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको फ्री है, और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑलमोस्ट चलिए हो गया। जो लोग सेवा में नहीं हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए जो लोग सेवा में नहीं हैं उनके लिए फिर ये सिस्टम है, उनको वहाँ पे बोला जाता है कि बेरोजगारी भत्ता, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। और सेवा में नहीं है तो वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए वैसे ही फ्री है, और सेवा दूसरे ऐसे होंगे जो स्टूडेंट नहीं हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए है एक सिस्टम है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो 6 महीने के अंदर आपको नौकरी ढूंढ के देगा। नहीं ढूंढेगा तो फिर आपको ट्रेन करेगा, और ट्रेन करके आपको कुछ ना कुछ नौकरी वहाँ पे मिल ही जाती है। मतलब बेकार नहीं रहना, बेकार कुछ ना कुछ करना है अपने कौशल के अनुसार। और इसी में मैं बोलूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं घूमने एज ए टूरिस्ट, आपके पास ना तो वहाँ का सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ना ही आपका वहाँ पे एनरोलमेंट है कोई, और आप अचानक से बीमार पड़ते, आपके पास इमरजेंसी नंबर्स हैं वहाँ पे, होटल में होते हैं, हर जगह होते हैं, 15 नंबर होता है वैसे, आप उस पर कॉल कीजिए, या तो आप किसी आसपास के हॉस्पिटल चले जाइए अगर आप वॉक करके जा सकते हैं। आपको बगैर पूछे, बगैर किसी पेमेंट के, सबसे पहले वो आपका इलाज कराएंगे, और इलाज करने के, मान लीजिए इलाज आपका हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद आपके घर पे बिल आएगा कि आपको इतना पेमेंट करना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपके घर पे 1 हफ्ते बाद या ऐसे बिल आएगा। और अगर मान लीजिए आपकी हालत ऐसी है कि आप तो हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते, तो आपका सीधा सोल्यूशन है, आप 15 नंबर वहाँ पे इमरजेंसी नंबर है, आप उसको कॉल कर लीजिए, आपसे फिर वो पूछेंगे, तभी या तो हो सकता है आपको डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं, और आधे घंटे के अंदर आपके घर पे एक गाड़ी आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी, और उसमें सारा सिस्टम होता है। और अगर आपके घर में घुस नहीं पाए, मान लीजिए लिफ्ट नहीं चल रही है, तो आपको विंडो के थ्रू वो स्टेयर्स निकलेगी और आपके सीधे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएंगे आपको। अच्छा, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बिल्कुल, और उसमें कोई पैसा आपको तुरंत नहीं देना है, बाद में ज़रूर पैसा देना है। और अगर आपका सोशल सिक्योरिटी है
तो वैसे भी उसमें से पैसा कट जाएगा। और अब शंकर आपने चैनल बनाया जी तो एक तो चैनल का नाम बताइए आप, क्या नाम है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नमस्ते फ्रांस। नमस्ते फ्रांस। जी, नमस्ते इंडिया क्यों नहीं, नमस्ते भारत क्यों नहीं? नहीं, क्या नमस्ते मतलब भारत। जैसे इसका कॉन्सेप्ट नमस्ते, नमस्ते इसलिए क्योंकि मैं भारत का हूँ, हाँ। नमस्ते। और फ्रांस इसलिए क्योंकि ये फ्रांस के बारे में चैनल है। फ्रांस के बारे में चैनल है, जी, फ्रांस ने जी। रोजी रोटी दिया है तो जी नमस्ते। जी। हाँ, नमस्ते ट्रम्प एक उनका नमस्ते, वो हाँ। नहीं ना लिया था नहीं, उनका, नहीं, नहीं, उनकी नहीं, नकल नहीं किया वैसे था। इंस्पिरेशन देखिए तो नमस्ते लंदन जो मूवी है उसका कुछ ऐसा नाम आया कि कुछ ऐसा नाम रखते हैं। नमस्ते ट्रम्प भी एक बार हुआ था, हाँ, वो हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नमस्ते ट्रम्प और 1 जी। लाख लोग, कोरोना आ गया जी था। जी जी। इनफैक्ट मेरा चैनल कोरोना के लॉकडाउन के टाइम ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 2 हफ्ते हम किस लोग तरह का वीडियो डालते हैं आप? यही सब चीज़ें दिखाता हूँ, फ्रांस में क्या अलग चीज़ें हैं, मुझे भारत से क्या अलग दिखता है, और कुछ रोचक जानकारियाँ, कैसे वहाँ पे क्या खाने को मिलता है, क्या उनके दाम अच्छा, हैं। हाँ चलिए, खाने की बात आ गई तो क्या वेजिटेरियन भी हैं कुछ लोग की? नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत वेजिटेरियन है, बहुत फ्रांस vegan वाले है। तो नहीं होंगे वेजिटेरियन? नहीं, वो भी हैं, वो एक तरह से आजकल आप देखेंगे कि एक नया कल्चर चल रहा है कि बहुत सारे लोग किसी तरह से इंस्पायर होकर वेगन बन रहे हैं, तो वैसे हैं बट बहुत कम है। और अभी अंतिम बात, जी। सवाल यह कि जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम और ईसाई और यह सब चल रहा है, कुछ वहाँ भी इस तरह का है कि? नहीं, इतना नहीं है ऐसे बाहर। समय समय पे जैसे 1-2 अटैक हुए थे, जैसे एक शार्ली हेब्दो अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ी वहाँ पे एग्रेशन आ गया था लोगों में, बट पब्लिक प्लेसेस पे लोग ऐसे बात नहीं करते। आप ऑफिस में इस तरह की चीज़ें किसी से बात नहीं करें, आप किसी से बात उठाएंगे भी तो थोड़ा सा बात करके फिर काम हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं, वो बहुत इस चीज़ को लेकर किसी और से या ऐसे पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, जातियाँ वहाँ भी हैं फ्रांस में भी? नहीं, वहाँ पे जातिगत नहीं, और कोई भेद भी नहीं है? नहीं, आपस कोई में? भेदभाव नहीं जी नहीं। और जैसे मैंने बोला कि चर्चा, तो जैसे अपने यहाँ चाय की दुकान है, वहाँ पे बैठ गए और चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की चाय की टपरी या ऐसे ठेले या ये सब बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वहाँ पे जो भी दुकानें हैं वो प्रॉपर बिल्डिंग में बनी हुई हैं, अंदर हैं। रोड पे आपको एक भी ठेला या एक भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी जिसका आपको लोगे कि रोड पे अतिक्रमण है, या रोड आपको एकदम क्लीन दिखेगी, उसके आसपास घास बनी होगी बड़े अच्छे से, और उसको साफ। पॉलीथीन वगैरह का क्या है? जैसे पॉलीथीन होती है यूज़, लेकिन वो बहुत बारीक वाली पॉलीथीन होती है जो बहुत जल्दी उसको डिस्पोज किया मतलब जाता नष्ट कर जी। और फिर पुनर्चक्रण भी होगा जी। मतलब उसको जी। उठाने वाले लोग होंगे फिर उसका। हाँ। उठाने वाले क्या, रोड पे वहाँ पॉलीथीन दिखती नहीं। कब जाना है फ्रांस अब? अभी मैं 4 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ, अब फिर 4 मई की मेरी फ्लाइट है दिल्ली से। कितना समय लगता है दिल्ली से फ्रांस पहुंचने में? आने में 9 घंटे लगते हैं, आने में 8 घंटे लगते हैं, जाने में 9 घंटे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती घूमती है। अच्छा, तो आप जाएंगे तो धरती घूम के इधर आ गई होगी, आते टाइम और उल्टा पड़ता है। मैं भी पहले सोचता था कि ऐसा क्यों लग रहा है, तो बाद में ध्यान आया कि नहीं, ऐसा धरती घूम। दर्शनकर पढ़ाई लिखाई कहाँ किए थे? इंटरमीडिएट तो मैंने बनारस से किया, क्वींस कॉलेज से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया BSc। फिर उसके बाद मैंने MCA किया जामिया मिलिया इस्लामिया से, और उसके बाद फिर मैं जॉब लगी मेरी, TCS से स्टार्ट किया, और अब IT कंपनी में हूँ एक फ्रांस में पिछले 5 साल से लगभग। क्या है, वहीं जम जाने का मन है कि फिर क्या करना है? बहुत से लोग नागरिकता ले लेते हैं। देखिए, अभी नागरिकता के बारे में तो कोई मन में ऐसा नहीं आया है। कितने दिन बाद नागरिकता मिलती है, क्या है उसका प्रावधान? नागरिकता के लिए मैं अब एलिजिबल हूँ, जून में हो जाऊंगा 10 जून को। 5 साल होता है कि आप वहाँ पे 5 साल लीगली अगर रह लिए, आपने टैक्स पे किया हुआ है, और आपको फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की B1 आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें सही रही तो 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको नागरिकता मिल जाती है। अच्छा, तो शादीशुदा लोगों को मिलती है कि जो अविवाहित हैं उनको भी? नहीं, किसी को भी मिल जाएगी वहाँ का। अच्छा, आप अपना क्या है अभी शादीशुदा? जी, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, मेरी एक बेटी भी है, तो उनको भी ले गए हो वहाँ? हाँ, और वो जाती भी है, मेरी बेटी वहाँ एक फ्रेंच स्कूल में बहुत जाती है। बढ़िया, बहुत वो उससे मुझे एक किस्सा याद आया स्कूल से। आप वो भेदभाव की बात पूछ रहे थे, तो वहाँ स्कूल में या किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे आप अपने धर्म या अपने समुदाय से संबंधित किसी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को दिखा नहीं सकते जिससे कि दूसरे को हीन भाव आए या दूसरे को लगे कि मुझे भी चाहिए। तो मेरी बेटी एक बार पायल पहन के चली गई थी, हम लोग यहीं से गए थे और था, तो ये बात ठीक है, हम लोग भूल गए थे। हाँ। तो पहले के तो मेरे टीचर ने मुझे कॉल किया, बोले कि नहीं, आप इसको निकाल दीजिए, यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके पर्टिकुलर कल्चर या आपके पर्टिकुलर धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। शुभकामना रवि बाबू, अच्छा लगा। और भारत से चलकर फ्रांस में जाना और फ्रांस में यूट्यूब चैनल बनाना, भारत और फ्रांस और इत्यादि देशों का कल्चर और पढ़ाई लिखाई, परिवहन, मेडिकल, चिकित्सीय और फंडामेंटल चीज़ें दिखाना,
तो हमें अच्छा लगा। बहुत शुभकामना, धन्यवाद आपका भी। शुभकामना, सादर आभार। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, और रविशंकर के साथ, जिनके चैनल का नाम है नमस्ते फ्रांस। नमस्ते फ्रांस। सादर आभार, धन्यवाद।